ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है ना? हेलो हेलो। यस मैम। आ रही है मैम। यस मैम। आवाज नहीं आ रही मैम। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मैम। अभी अब आई है मैम। हेलो। अब आ गई मैम। ठीक ठीक है। ऋषभ, तुम उसको स्टेबल रखो वहीं। वो पेज निकालो, स्क्रीन शेयर करो और उसको स्टेबल रखो, मूव मत करो। ठीक है। तो आचार्य चरक और सुश्रुत दोनों ने स्वित्र की लाश इनका वर्णन किया है, इनको डिस्क्राइब किया है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मेनली मिलेनिन पिगमेंट की डेफिशिएंसी होने के कारण, कमी होने के कारण जो स्किन का कलर है वो व्हाइटिश होता है श्वेत्र में। ठीक। और इसमें तीनों दोष इन्वॉल्व होते हैं, तो त्रिदोषज व्याधि है और धातु क्षय भी इसमें होता है। किलास भी इसके जैसा ही है, ये त्वचागत यानी कि जो स्वित्र है वो उससे थोड़ा डीप होता है, और किलास ओनली त्वचागत व्याधि है। किलास और कुष्ठ में डिफरेंस मेन ये होता है कि किलास जो है वो त्वचागत है, उसमें किसी प्रकार का स्त्राव नहीं होता है, जबकि जो कुष्ठ होगा उसमें स्राव होता है, और तीनों दोष इन्वॉल्व होते हैं, और ये बहुत डीपली शुक्र धातु तक भी जाता है कुष्ठ रोग। ठीक है। किलास जनरली कब होता है, जब कहीं कोई बाहरी आघात लग गया, कोई व्रण हो गया, ठीक है, या जल गए, उसके बाद जो त्वचा में विवर्णता आती है, उसको हम किलास बोलते हैं। ठीक है। और इनमें दोनों में ही, किलास और जो ये स्वित्र है, इनमें रक्त, मांस और मेद धातु की दृष्टि होती है, और दोनों त्रिदोषज हैं। ठीक है। फिर इनकी जो ये निरुक्ति है ये देख लेना, त्वचा का श्वेत होना, ये निरुक्ति का ये तुम्हें पढ़ना है। बाकी इसको श्वित्र किलाश ये एक दूसरे के पर्याय हैं, लगभग दोनों सेम ही माना है। दारुण, वारुण, बाह्य कुष्ठ, सफेद कोढ़। सफेद कोढ़ इसलिए बोला है कि ये कुष्ठ है, कोढ़ यानी कुष्ठ है, जो कि सफेद कलर का होता है, यानी स्किन का में व्हाइटिश हो जाता है। ठीक है। फिर इसकी निदान, तो जो स्वित्र और किलाश के निदान होंगे वो वही होंगे जो कि कुष्ठ के निदान है। तो कुष्ठ में हमने कोटेशन जो याद किया था, उसमें मेन क्या था, पाप कर्म, विरुद्ध आहार विहार, और शीत और उष्ण का विरुद्ध रूप से, ऑपोजिट रूप से सेवन करना। ये जो है मेनली निदान थे कुष्ठ के, यही सब इसके निदान है। ठीक है। फिर इसके भेद आते हैं, तो ये टेबल जो है ये ध्यान रखना ना, कई बार श्वित्र और किलास इस पे 2 नंबर में डिफरेंस या फिर उसके टाइप्स या फिर ये क्या है ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। तो सहज हो गया, जन्मोत्तर और कालस, एक तो ये हो गया। दूसरा है दारुण, चारुण, श्वित्र। तो ये दारुण, चारुण, श्वित्र, इनको श्वित्र के भेद बोला है। और आचार्य चरक ने किलास के भेद बोला है। नीचे कोटेशन है, दारुण, चारुण, श्वित्र, किलाशम नाम भी स्त्री भी, यानी कि किलास के ये 3 नाम हैं, दारुण, चारुण और श्वित्र। ठीक है। फिर
दोषों के अकॉर्डिंग देखें तो वात पित्त कफ, रक्तवर्णी, ताम्रवर्णी और श्वेतवर्णी, ठीक है, ये कलर के बेस पे हो गए। देन अग्निदग्धस, वर्णज और दोषज, अग्निदग्ध के कारण वर्ण बना है, ठीक है, या वर्ण कुछ बारीक आघात से बना है, या दोषों की विकृति के कारण, ठीक है। इस तरह से इसके टाइप्स हैं, ये देख लेना। संप्राप्ति में इसमें क्या होगा, मेनली जो है ये सब निदान का सेवन करने से पित्त दोष वायु के साथ मिलकर त्वचा में जाकर रक्त धातु को दूषित करेगा। हर एक स्किन डिजीज में रक्त की दूषित मेन होती है, ठीक है। तो रक्त धातु को दूषित करके फिर पांडुवर्ण या व्हाइटिश कलर उत्पन्न करता है, जिसको कि श्वेत्र कहते हैं, ठीक है। फिर इसमें त्रिदोष इन्वॉल्व है, रक्त, मांस और मेद धातु, इन तीनों की दुष्टि होती है, संग मिलेगा, ठीक है। मेन संग है, विमार्ग गमन भी है कफ का और वात का, लेकिन मेन संग है। रस्व है और रक्त व स्रोतस इन्वॉल्व है, त्वक अधिष्ठान है और बाह्य रोग का, बाह्य मार्ग का ये एक रोग है, ठीक है। और जो कुष्ठ के पूर्व रूप है वही स्वित्र के पूर्व रूप है। कुष्ठ के पूर्व रूप क्या थे, याद है किसी को? अश्वेदनम अतिश्वेदनम नैवाहम, श्वेद का ज्यादा होना नहीं होना, यहाँ से कोटेशन स्टार्ट था। हिंदी याद करो या कोटेशन, वो याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है इसमें सामान्य लक्षण, तो इसको तुम लोग हिंदी में ही ध्यान रख लेना कि इसके सामान्य लक्षण क्या है, कोटेशन याद करने का इतना जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, शरीर के किसी एक भाग में व्हाइटिश पैच हो जाएंगे, जो कि एक बार एक पैच बना, फिर उसके पास में दूसरा बना, फिर तीसरा बना, इस तरह से फिर पूरे बॉडी पे वो फैलते हैं, धीरे धीरे स्प्रेड होते जाते हैं, जिनमें किसी तरह का पेन नहीं होगा। लेकिन जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो उनमें दाह मिलता है, बर्निंग होती है, लेकिन पेन जनरली नहीं होता, ठीक है। इसमें जनरली क्या होगा, बीच बीच में नॉर्मल ब्लैकिश जो स्किन का नॉर्मल कलर होता है वो रहेगा, और बीच बीच में पैचेस के रूप में जो है व्हाइट स्किन रहेगी, ठीक है। ये संक्रामक रोग नहीं है, एक इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये नहीं होता है, ठीक है। फिर जो धातुगत स्वित्र के जो 3 नाम दिए हैं, दारुण, चारुण और स्वित्र, ये धातुओं के बेस पे दिए हैं। अगर स्वित्र या जो गिलास है वो रक्त धातु में गया हुआ है तो उसको दारुण वर्ड से बोलेंगे, और अगर मांस में गया है तो चारुण, और मेद में गया तो स्वित्र, ठीक है। तो रक्त में गया है तो जो चकत्ते होंगे जो बनेंगे मार्क्स, वो रक्तवर्णी होंगे, ठीक है। चारुण में ताम्रवर्णी और स्वित्र में श्वेतवर्णी चकत्ते मंडल बनते हैं, ठीक है। फिर आता है दोषज किलास। दोषज किलास में फिर दोषों के अकॉर्डिंग है, वात, पित्त और कफ। तो वात वाला रक्त धातु में रहेगा, पित्त वाला मांस में, कफ वाला मेद में, ठीक है। फिर इनके अलग अलग कारण हो गए, मीन्स ये अरुण वर्ण का हो गया, ये कमल पत्र के समान होगा, और ये श्वेत होगा। ये परुष होगा, परिध्वंसी, परिध्वंस यानी कि रोग नाश करने वाला परिध्वंसी, और मंडलाकार चक्र वृक्ष होगा। इसमें भी यही है, परिदा है, ताम्रवर्णी, रौमशातल, ये तुम देख लेना, इजी है, कुछ भी नहीं है। बट इसमें मेन यही याद रखना है कि दोनों हैं क्या। तो इसके दारुण चारुण 3 भेद हैं, और ये रक्त, मांस और मेद धातु तक जाते हैं, और त्रिदोष इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। और फिर इसका जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, कई बार ये भी पूछा जाता है कि कुष्ठ और स्वित्र में डिफरेंस क्या है। तो ये वाले पॉइंट्स अपने ज्यादा अच्छे से ध्यान रख लेना कि कुष्ठ जो है उसमें स्राव होता है, और ये इसमें सप्त धातुओं की दृष्टि मिलती है कुष्ठ में, जबकि जो स्वित्र या किलास है इसमें स्राव नहीं होता, कृमि यानी जो है सेकेंडरी इन्फेक्शन कुछ नहीं होगा, जिससे उसमें जो वुंड बनेगा उसमें कीड़े वगैरह गिर जाएं, ऐसी कंडीशन इसमें नहीं आती है स्वित्र या किलास में। और रक्त, मांस, मेद धातु की ही दृष्टि होती है, अस्थि, मज्जा, शुक्र तक स्वित्र या किलास जो है उसके दोष नहीं गमन करते हैं, बट कुष्ठ जो है वो डीपली भी जाता है,
कुष्ठ ऑलवेज त्रिदोषज होगा। उसमें ऑलवेज तीनों दोष इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन श्वित्र या किलास है वो त्रिदोष भी हो सकता है और एक दोषज भी मिल सकता है। ठीक है, फिर सिद्म कुष्ठ, पुंडरीक कुष्ठ और श्वित्र, इसमें क्या डिफरेंस है? क्योंकि हमने जो पित्तस पढ़ा था उसमें पुंडरीक के समान, कमल पत्र के समान ये दिखता है। सिद्म में श्वेत कलर के मंडल बनते हैं, इसलिए, और इसमें श्वित्र में भी श्वेत कलर के मंडल बनते हैं, इसलिए दोनों में लगभग ये सेम होने के कारण इनमें क्या डिफरेंस है वो देखना है। ठीक है, तो इसमें सिद्म में जो होगा उथला श्वेत मंडल होता है। उथला मीन्स थोड़ा सुपरफिशियल जो है व्हाइट कलर के पेचेज रहेंगे। पुंडरीक में श्वेत आभा वाला मंडल, यानी कि रेडिश होगा लेकिन श्वेत आभा उसमें होगी। ठीक है, श्वित्र जो है ये थोड़ा डीपली होगा। सिद्म कुष्ठ के कंपेयर में जो श्वित्र का जो मंडल बनेगा वो गहरा डीपली होगा और श्वेत व्हाइटिश कलर का होगा। ठीक, सिद्म में अरुण वर्णी और मध्य में स्निग्ध, मीन्स थोड़ा उतना ड्राईनेस स्किन में नहीं होगा। ठीक है, और जो पुंडरीक है ये रक्त वर्णी ज्यादा होगा। ठीक, प्राय पूरा प्रदेश से प्रारंभ होता है सिद्म कुष्ठ, ये हमने पढ़ा था जब ये शूद्र कुष्ठ और ये पढ़े थे तब पढ़ा था कि ये उरा प्रदेश से स्टार्ट होता है। ठीक, इन दोनों में कोई स्पेसिफिक ऐसा रीजन नहीं है, बॉडी के किसी भी पार्ट से स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, और पुंडरीक कुष्ठ में लसिका, कंडू, कृमि ये सब होता है, पाक भी होता है इसमें। ठीक, आवाज आ रही है क्या, या किसी को कुछ प्रॉब्लम है? राकेश का क्या मैसेज आ रहा है? आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? हेलो, यस मैम। फिर इसकी साध्यता असाध्यता, तो एक ये जो इसकी साध्यता असाध्यता इंपॉर्टेंट है, ये टेशु संबद्ध मंडलम अंते जातम रक्त रोचम असाध्य अग्निदग्धम च गुह्ये पाणी तल ओष्टेशु जातम अपि अचिरंतम। इसका मतलब क्या है कि सुश्रुत का कोटेशन है कि जो सुश्रुत ने बताया है कि किलास में जब संबद्ध मंडलम अंते, यानी कि जब ये एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, इसका मतलब क्या कि एक मंडल बना, एक चक्ता बना, उसके जस्ट पास में टच होके उससे रिलेटेड संबद्ध मीन्स उससे जुड़ा हुआ एक और चक्ता बना, फिर उससे जुड़ा हुआ एक और बना। इस तरह से इसका मतलब क्या कि इसका स्प्रेडिंग जो है वो बहुत फास्ट है और वो एकदम पास पास में बन रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा बन रहे हैं, बहुत पास पास में बन रहे हैं, तो वो असाध्य होगा। और उसके अलावा जो मंडल बनेंगे वो गुह्य स्थान में, यानी जेनेटल ऑर्गन्स के आसपास, ओस्ट रीजन में, पाणी, पाद, इन जगहों में अगर उत्पन्न होते हैं तो वो भी असाध्य है। ठीक है, उसके अलावा अग्निदग्ध से उत्पन्न होने वाला असाध्य है। आचार्य चरक ने भी यही बोला है कि जिस स्वित्र में मंडल जो है वो परस्पर बहुत ज्यादा सटे हुए हों, वही कि एक दूसरे के साथ पूरी तरह से मिले हुए हों और अधिक संख्या में मंडल हों, तो वो असाध्य है। और 1 वर्ष से अधिक पुराना स्वित्र असाध्य होता है, यानी कि 1 साल तक उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसके बाद वो असाध्य होता है। साध्य में इसका ऑपोजिट कर देना कि मंडल जो है आपस में सटे हुए ना हो, अग्निदग्ध से उत्पत्ति उसकी ना हो, जो पतला हो, थोड़ा पांडु वर्ण हो, यानी कि एकदम पूरा व्हाइटिश न हुआ हो, थोड़ा पांडु वर्ण उसका हो। ठीक है, और नवीन उत्पन्न हो, तो वो साध्य है। ठीक, फिर जो ये स्वित्र है ये अगर बहुत क्रोनिक हो गया और धीरे धीरे जनरली मांस मेद तक जाता है, अगर उसके बाद भी 2-3 साल तक अगर ट्रीटमेंट नहीं किया, कंटिन्यूअस अगर वो रहा, तो बाद में और ज्यादा डीप होके कुष्ठ रोग की शुरुआत ये कर सकता है, यानी कि फिर ये कुष्ठ में चेंज हो सकता है। ठीक है, फिर तुम्हारे सिलेबस में विसर्ग भी दिया हुआ है। ठीक है, ये तो इनके बारे में, स्वित्र किलाश के बारे में तुम्हें जनरल पता होना चाहिए, इसके टाइप्स क्या हैं। संप्राप्ति देख लेना, इसके भेद होंगे और इसकी साध्यता असाध्यता, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका कुष्ठ और स्वित्र का जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो देख लेना। अच्छा, इसमें ये भी मैंने भेजा था क्या, कुष्ठ और किलाश में क्या डिफरेंस है, ये निकालना एक बार। हाँ, कुष्ठ और किलाश, श्वेत कुष्ठ का डिफरेंस, इसमें और थोड़ा डिटेल है ना। 3-4 पॉइंट तो मैंने डिस्कस कर लिए, ये और डिटेल है इसका, ये पढ़ लेना। कि फटाफट मैं बोल रही हूँ कि कुष्ठ में स्राव होता है, इसमें नहीं होता। कुष्ठ जो है
इसमें तुमने पढ़ा था कि सुश्रुत ने बोला है संक्रामंती नरा नरम उपसर्गिक रोगाश्चय, वहां कुष्ठ का नाम आता है। ठीक है, तो ये एक संक्रामक रोग है, बल्कि किलास या जो श्वित्र है वो संक्रामक नहीं होता। जबकि कुष्ठ है, इसका जो क्षेत्र है यानी इसका जो ओरिजिन है वो त्वचा और वात नाड़ियां नर्व्स तक ये डीपली जाता है। बट इसमें जो है श्वेत कुष्ठ में त्वचा का बाह्य आवरण, ओनली जो सुपरफिशियल बाहरी जो आवरण है वही होता है। कुष्ठ त्रिदोषज है, ये प्राय त्रिदोषज होता है, यानी कि एक दोषज भी हो सकता है। हाँ, दूसरा, कुष्ठ का प्रभाव संतान पर पड़ता है। इसका मतलब क्या कि कुष्ठ जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है, यानी अगर मदर फादर को था तो उसके बच्चों को भी होने का पूरा चांस होता है। ठीक है, लेकिन इसका प्रभाव इतना संतान पर नहीं होता। यह सप्त धातुगत है, जबकि इसमें रक्त मांस मेद है। यह शरीरगत धातुओं का नाश करता है। नाश मतलब जब ये कुष्ठ है वो डीपली सीटेड हो जाता है, क्रोनिक हो जाता है, तो उस पार्ट का, जैसे हाथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, पैर में है, तो उसमें कृमि हो जाएंगे, पूरा वहां पे जो पस डिस्चार्ज ये सब होके नेक्रोसिस हो जाता है उस पार्ट का। तो इसका मतलब वो धातुओं का नाश करते हैं, गला देते हैं, और उस पर्टिकुलर पार्ट का अंग पतन, जो उसके उपद्रव में हमने पढ़ा था कि अंग पतन, जो अंग है वो जो है अलग भी हो सकता है। ऐसा कंडीशन नेक्रोसिस, ये सब गैंग्रीन जैसा कंडीशन इसमें डेवलप होता है, जबकि किलास में ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसमें कृमि होते हैं, इसमें नहीं होते। इसमें अंग सड़ गल जाते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता। ये 18 टाइप का है, ये 3 टाइप का है। ठीक है, कुष्ठ में वेदना होती है, इसमें वेदना नहीं होती है। ठीक है, बस चकत्ते जस्ट रहेंगे, उसमें किसी प्रकार की वेदना नहीं होगी, लेकिन दाह होता है ग्रीष्म ऋतु में। यह रोग ज्यादा घातक है, ये इतना नहीं है, करने पर यह भी असाध्य होता है। ठीक है, ये हो गया इनमें थोड़ा डिफरेंस। आगे अभी हम पढ़ेंगे विसर्ग। ठीक है, विसर्ग भी तुम्हारे सिलेबस में है। विसर्ग निकालो। हाँ, ठीक है। विसर्ग भी एक त्वचागत व्याधि है, और इसका नाम पहले मैंने बताया था कि विसर्ग और कुष्ठ में डिफरेंस भी हमने पढ़ा था। और विसर्ग क्यों बोलते हैं? विसर्ग मीन्स ये स्प्रेडिंग, प्रसरणशील, फैलने के कारण इसको जो है विसर्ग रोग बोला है। ठीक है, और आचार्य चरक और सुश्रुत ने भी इसका स्वतंत्र एक अध्याय में वर्णन किया है। ठीक, और चरक ने इसको विश्वत घातक माना है। इसका नीचे कोटेशन है, दारुणम रोगम आशी विशोपमम, आशी विष और विशोपमम विसर्पंतम शरीरेषु देह नाम उपलक्षिते। ठीक है, और जो विसर्प है ये जनरली आउटर स्किन, बाहरी त्वचा में ही रहता है, ज्यादा डीपली नहीं जाता। लेकिन जो स्किन है, श्लेष्म कला, म्यूकस मेम्ब्रेन, हृदय का आवरण, हार्ट का जो आवरण है, कवरिंग है, पेरिकार्डियम, उसमें हो सकता है, ब्रेन का लेयर है, उनमें भी ये जा सकता है। ठीक है, और मॉडर्न में इसको इरिसिपेलस जो है उससे इसको कोरिलेट कर सकते हैं। फिर इसके हेतु क्या है, निदान। तो ये जो कोटेशन है, लवण अम्ल कटु उष्ण नाम, तो जनरली पित्तवर्धक और रक्त दुष्टि वाले ही निदान होंगे। तो हिंदी में ही ध्यान रख लेना, ज्यादा कोटेशन का उतना जरूरत नहीं है। लवण अम्ल कटु उष्ण आदि संस्वेदाद दोष कोप्तः विसर्पः सप्तदा ज्ञेयः सर्वतः परिसर्पणात्। ठीक है, तो ये कोटेशन है, बट तुम्हें याद रखने का जरूरत नहीं, हिंदी याद कर लेना। ठीक है, तो लवण अम्ल इनका अति सेवन करना, दधि अम्ल शुक्त सूरा, ये सब क्या करेंगे, रक्त की दुष्टि करेंगे। अति अम्ल है, दधि जो है श्रुतरोध करने वाला है। ऐसे ही विकृत मदिरा, अम्ल रस है लेकिन विकृत है। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो हेलो हेलो, आ रही है मैम। कौन बोल रहा है? एक लड़की का किसी का मैसेज आया, आवाज नहीं आ रही है मैडम करके। मैम आ रही है अष्टवीक आया मैम, आ रही होगा, है। बारी उसको भी। अच्छा, डिस्टरबेंस
तो नहीं है, ज्यादा सुन रहा है ना आवाज, ये बीच बीच में कट के आ रही है? सुन रहा है मैम, सुन रहा है मैम, कोई ठीक है, डिस्टर्बेंस चलो। नहीं है। ठीक है। उसके अलावा हरित शाक विदाही अन्न, ये अगेन क्या करेंगे, और राग साडव, ये रक्त की दुष्टि करते हैं। कुर्चिका, किलाट, मंदक, मंदक दधि, ये सब तो त्रिदोष प्रकोप करते हैं और रक्त की दुष्टि करते हैं। लहसुन का अति सेवन, लहसुन का कम मात्रा में या नॉर्मल अगर सेवन किया जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा सेवन किया तो अति पित्त का प्रकोप करेगा और रक्त धातु की दुष्टि करता है। फिर साथ में विरुद्ध आहार, ये सब तो होता ही है इसका निदान। ठीक है। ऐसे आगंतुक हेतु किसी भी शस्त्र से बाह्य आघात हुआ है उससे हो सकता है, विषैली वायु के संपर्क से, अग्नि से जलना, इन सब से। और जो कुष्ठ के सप्तदुष्य थे वही सेम विषर्प के भी सप्तदुष्य हैं। ठीक है। फिर इसके भेद ये याद कर लेना, इसमें जो आचार्य चरक के भेद हैं, वात पित्त कफ सन्निपातस, फिर अग्नि ग्रंथि और कर्दम विसर्ग, ये इंपॉर्टेंट है। अग्नि विसर्ग, ग्रंथि विसर्ग और कर्दम विसर्ग, इनमें से क्वेश्चन आ जाता है। तो अग्नि वाले में, अग्नि है तो पित्त तो होगा, तो अग्नि में वात पित्त है, ग्रंथि, तो ग्रंथि हमेशा कफ के कारण होता है, तो उसमें वात कफ है, कर्दम में पित्त कफ है। ठीक है। तो इनमें दोषों का इन्वॉल्वमेंट है। आचार्य सुश्रुत ने वात पित्त कफ सन्निपातस और फिर छतज माना है। अलग अलग ये दो द्वंद्वज वाले हैं, ये आचार्य सुश्रुत ने नहीं माना है। ऐसी अधिष्ठान के बेस पे फिर डिवाइड किया है, बाह्य अधिष्ठान, अभ्यंतर और उभय अधिष्ठान। ठीक है। बट मेन इसमें इंपोर्टेंट अग्नि ग्रंथि और कर्दम विसर्ग है। कई बार इनके लक्षण पूछे जाते हैं। ऐसे ही फिर इसकी सामान्य संप्राप्ति, तो इसमें क्या होगा, ये सब निदानों का अति सेवन किया तो पित्त प्रधान त्रिदोष कुपित होकर के जो इसके सप्तदुष्य हैं, रक्त, लसिका, त्वचा, मांस, इन सबको दूषित करके अस्थिर, क्योंकि विसर्प यानी फैलने वाला, तो इसमें जो भी मंडल चकते जो बनेंगे, सोफ जो बनेगा, सोथ, वो क्या होगा, अस्थिर होगा, यानी कि वो फैलता रहेगा। अस्थिर सर्वांग विसर्पी, यानी कि सर्व अंगों में, सभी अंगों में विसर्पण करने वाला। आत्मलिंग युक्त अनउन्नत सोफ, यानी जो सोफ होगा तो बहुत ज्यादा उन्नत स्किन पे दिखेगा नहीं, ऐसा सोफ उत्पन्न होता है, उसको विसर्प कहा है। ठीक है। इसका एक कोटेशन भी है इसकी संप्राप्ति का, ये देख लेना, हिंदी याद करो या कोटेशन। त्वक माश शोणित गताः कुपितास्तु दोषाः, यानी कि त्वक माश शोणित में जाकर, ये कुपित दोष इनमें जाकर, सर्वांग शरीरम इह अस्थितम आत्मलिंगम कुर्वन्ति विस्तृतम अनुन्नतम आशु शोफम, तो ये शोफ उत्पन्न करते हैं जो विस्तृत होगा, यानी फैला हुआ, स्प्रेड करने वाला होगा, अनुन्नत होगा, यानी कि एक तो होता है कि कोई उठाव लिए हुए कोई सॉफ्ट स्वेलिंग हो, एक ऐसा हो कि जो स्किन के लेवल पे ही हो, तो इसका ऐसा ही होगा, अनुन्नत होगा, आशु यानी जल्दी सी बनेगा, ऐसा सॉफ्ट होगा। तम सर्वतो विशरणात् च विसर्पम आहु, सब जगह विचरण करता है, फैलता है, इसलिए इसका नाम जो है विसर्प दिया है। तो विसर्प को विसर्प इसलिए बोलते हैं कि ये विविध भांति सब तरह से पूरे शरीर में फैलता है, इसलिए विसर्प बोला है। विविधम परिसर्पणात्, ये इसकी निरुक्ति बोल सकते हो, आचार्य चरक ने बोली है विविधम परिसर्पणात्, इसलिए ये विसर्प है। और इसको परिसर्प एक वर्ड भी विसर्प के लिए आता है। परिसर्प क्यों बोलते हैं, परि मीन्स सराउंड है, यानी कि चारों ओर बोलते हैं ना, परिवर्ड, तो परिसर्पणाद इति मतलब सब ओर या चारों ओर फैलने से विसर्प को परिसर्प भी बोलते हैं। ठीक है। फिर इनके अलग अलग लक्षण हैं दोषों के अकॉर्डिंग। मेन लक्षण तो इसका क्या हो गया, अनुन्नत विस्तृत अनुन्नत शोक की उत्पत्ति होना। ठीक है। फिर दोषों के अकॉर्डिंग इनके वातज विसर्प, पित्तज विसर्प, इनके अलग अलग लक्षण हैं। ठीक है। तो वातज, पित्तज, कफज, अब इनमें तुम्हें अपने हिसाब से जो वात का लगे याद होने वाला वैसे वैसे याद कर लेना। वात में भ्रम लिखा है द्वथु, जनरली ये
पित्त के लक्षण है, ठीक है। लेकिन विसर्प में रक्त की और पित्त की दुष्टि है। पित्त मेनली प्रधान दोष है और रक्त की दुष्टि भी है, इसलिए जो कॉमन लक्षण जो है रक्त पित्त की दुष्टि वाले ये सब में मिलेंगे, ठीक है। तो भ्रम, द्वथु, द्वथु क्या होता है? संपूर्ण शरीर में दाह या जलन का अनुभूति होना, ताप की अनुभूति होना द्वथु होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है कुछ ये वातज लक्षण है, उदर शूल, तोद, अंगमर्द, ये सब होना। फिर एक दो और याद कर लेना कि विसर्प स्थल का शाव अरुण वर्णी, तो शाव अरुण वर्ण हमेशा वात के कारण होता है। पिपली का संचार, चींटी जैसे उस स्थान पर रेंगती है वैसी फीलिंग होना, ये भी वात का ही होता है हमेशा। चिकित्सा शीघ्र न करने पर शीघ्र फूटने वाली जो शोथ होगी वो शीघ्र फूटने वाली तनु अरुण और श्याव वर्णी होगी, और पीड़िकाओं से तनु विशद अरुण वर्णी अल्प स्त्राव होगा। स्त्राव जो होगा अल्प होगा और क्लियर, विशद का मतलब क्लियर, क्लियर होगा, तनु होगा और अरुण वर्ण का होगा, ठीक है। और वात ज्वर के समान पीड़ा, तो जो पीड़ा होगी बॉडी में वो वातज ज्वर के जैसा उसको लगेगा, और उसका कैसा होगा वो देखना है मेन, उसमें स्त्राव कैसा होगा, उसका कलर कैसा होगा। ऐसे पित्तज वाले में पित्त ज्वर के जो लक्षण है, ज्वर, तृष्णा, मूर्छा, ये सब मिलेंगे। और विसर्प स्थल, जहां जहां विसर्प प्रसरण करता है वहां का वर्ण ताम्र, हरित, ठीक है, रक्त वर्णी, हरिद्र वर्णी, ऐसा पित्तज जो वर्ण है वो होंगे। और विसर्प स्थल पर दाह, भेदन, वेदना युक्त और पीड़िकाएं उत्पन्न होंगी, ठीक है। मल मूत्र का हरित हरिद्र वर्णी होना और पीड़िकाओं का शीघ्र पाक होना। पीड़िकाएं जो है वात वाले में भी शीघ्र पाक हो रहा था, इसमें भी शीघ्र पाक यानी शीघ्र फूटने वाली होंगी, ठीक है। कफज में कफ ज्वर के जैसे लक्षण, सर्वदा शीत लगना, भोजन में अरुचि, मधुराशिता, अग्निमांदे, आलस्य, ये कफ के लक्षण हो गए। इसके अलावा जो विसर्प स्थल होगा उसमें शोथ, ज्यादा शोथ का होना, कफ का लक्षण होता है शोथ, तो शोथ युक्त, शून्यता, स्निग्ध श्वेत वर्णी, गुरु कठिनता से पाक होने वाली। वात और पित्त में जो है पाक जल्दी हो रहा था, इसमें कठिनता से होगा, इजीली नहीं होगा। और चिरकाल तक रहने वाली, इसमें जो शोक पीड़िका उत्पन्न होगी वो लॉन्ग टाइम तक रहेगी, ठीक है। और इसके फूटने पर जो स्त्राव होगा वो श्वेत, पिच्छी, गाढ़ा यानी सांद्र होगा, स्निग्ध होगा, ठीक। अब अग्नि, ग्रंथि और कर्दम, इनका तुम्हें याद करना पड़ेगा। तो अग्नि विसर्प में क्या होगा? अग्नि है यानी पित्त मेन है इसमें, तो रोगी के शरीर में अत्यंत दाह होगा, वमन, अतिसार, मूर्छा, मोह। इसका कोटेशन भी है, वो मैं तुम्हें बता दूंगी, सेंड कर दूंगी, चरक का कोरी माधव निदान में दिया हुआ है, ठीक है। तो या फिर हिंदी ही याद कर लेना अपने पॉइंट्स बना के, ठीक है। वमन, अतिसार, मूर्छा, मोह, ज्वर, अस्थि संधियों में भेदनवत पीड़ा, तृष्णा, अन्नपाक, अंगों में भेदनवत पीड़ा आदि, ये सब इसमें मिलेंगे। और विसर्प स्थल कैसा होगा? शांत, अंगार तुल्य, शांत होगा, अंगार तुल्य होगा और अत्यधिक रक्त वर्णी, अग्नि के जैसा अंगार तुल्य और रक्त वर्णी। संपूर्ण शरीर में आग से झुलस जाने की समान अनुभूति, इसलिए इसको अग्नि विसर्प बोला है। और अग्नि से जल गए ऐसे स्फोटकों का उत्पन्न होना, इसके साथ संज्ञानाश, निद्रानाश, श्वास, हिक्का, ठीक है। तो ये इसके मेन लक्षण जो है वो याद रख लेना। ग्रंथि विसर्प, ग्रंथि में कफ है, तो कफ और वात है, तो कफ दोष द्वारा अवरुद्ध वात दोष, कफ दोष का अनेक प्रकार से भेदन करके शिरा, त्वचा, स्नायु, इनमें स्थित रक्त धातु को दूषित करके जो उसमें ग्रंथि बनाएगा वो कैसी होगी? लंबी, छोटी, राउंड और खुरदरी, क्योंकि वात है तो ड्राई, गांठों की माला, यानी कि पास पास बहुत सारी गांठें या ग्रंथि का बनना, तो माला जैसा उसका अपीयरेंस होगा, तो ऐसी ग्रंथि बनाता है। ग्रंथियों के अधिक बढ़ जाने पर, ज्यादा बढ़ जाएंगी तो ये एक सिस्टेमिक जो लक्षण मिलेंगे, ज्वर, अतिसार, काश, हिक्का, इन सब का होना, ये उपद्रव मिलते हैं। और जो ग्रंथियां होंगी वो रक्तवर्णी और तीव्र वेदना युक्त, क्योंकि कफ के साथ वात भी है तो वेदना भी होगी इसमें, तीव्र वेदना युक्त रक्तवर्णी ग्रंथि होंगी, ठीक है। तो अग्नि विसर्प में तो विस्फोट या जो फफोले जिसको बोलते हैं हम, वो बनता है जिसमें दाह मेन होगा,
ग्रंथि विसर्ग में एक ग्रंथि बनती है जो रक्तवर्णी और तीव्र वेदना के साथ लंबी और गोल होगी। कर्दम विसर्ग में क्या होगा? शीत ज्वर गौरव दाह है, गीले वस्त्र से आच्छादित अंगों का अनुभव होना, निद्रा तंद्रा शिराशूल अन्न द्वेष जठराग्नि नाश, ये सब लक्षण होंगे। उसके अलावा ये प्राय आमाशय में उत्पन्न होता है और शरीर के किसी एक देश में यह उत्पन्न होता है, यानी कि पूरा फैला हुआ ये इतना नहीं होगा। कर्दम विसर्ग में दोष कौन सा था? अभी पढ़ा था, बताओ। कर्दम विसर्ग में कौन सा दोष था? नहीं पता, ठीक है। तो पहले वाले में अग्नि में वात पित्त, ग्रंथि में वात कफ, बच गए क्या? पित्त कफ। तो इसमें जो दोष है वो पित्त कफ होंगे। और पित्त कफ जो है, ये कोटेशन आता है ना, पंगुवो मल धातु है, पित्त पंगु कफ पंगु, पंगुवो मल धातु है। इसका मतलब क्या कि इसमें जो कर्दम विसर्ग है इसमें वात का इन्वॉल्वमेंट नहीं है या बहुत कम है, मेनली पित्त और कफ है। तो इसलिए जो इसमें जो भी वुंड बनेगा, जो भी शोथ बनेगा, वो एक ही स्थान में रहेगा, वो मूवमेंट नहीं करेगा। जबकि ये विसर्ग का एक टाइप है। विसर्ग का मतलब ही है फैलना, स्प्रेड करना, लेकिन कर्दम विसर्ग में ऐसा नहीं है। और कर्दम वर्ड से ऐसे लग रहा है कि जिसमें ऐसे कीचड़ जैसा हो जाए, यानी कि जिसमें कि कीड़े कीड़े पड़ जाएं, पस डिस्चार्ज इतना ज्यादा हो, ऐसा पाक इसमें होगा। क्योंकि पित्त मेन है, तो पित्त होने के कारण इसमें जो विसर्ग स्थल है वो मेचक, मेचक वर्ण किसको बोलते हैं? ब्लैकिस, काजल जैसा ब्लैकिस कलर इसका होगा। स्निग्ध, कृष्ण, मलिन, शोथ युक्त, भीतर से पाक युक्त होगा, अंदर से वो उसको पकाता रहेगा, गलाता रहेगा। क्योंकि पित्त दोष इसमें मेनली इन्वॉल्व है। छूने मात्र से फटने वाला, जस्ट उसको टच करते ही वो जो वुंड बना है, सोफ बना है, वो फट जाएगा, उसका डिस्चार्ज शुरू हो जाएगा। अधिक उष्मा युक्त, अधिक उष्मा युक्त भी इसीलिए क्योंकि पित्त इसमें है। और जो वहां का मांस है वो सड़कर कीचड़ जैसा हो जाता है ना, वहां पे कृमि ये सब होगा, इसलिए इसका नाम कर्दम है। क्या हुआ? किसी को आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो मैम, कईयों के मैसेज आ रखे हैं मैम, रवि और ये जीत सभी बोल रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। अच्छा, बाकी सबको जो सुन रहे हैं उनको उनको आ रही है? यस मैम, आ रही है मैम आपकी आवाज। तो कोई मतलब बीच में दिक्कत भी नहीं हो रही, क्लियर आ रही है। मेरे पास भी आ रही है मैम, लेकिन वो कर रहे हैं मेरे पास, बार बार फोन कर रहे हैं, बोले मैम को बोल के आवाज नहीं आ रही। तो हो सकता है तो उनका कुछ नेटवर्क इश्यू हो, क्या करे बताओ। इधर भी नेटवर्क मेरे पास तो ठीक आ रहा है। पता नहीं मैम, चलने दो मैम। गर्ल्स जो अभी ज्वाइन हो रखी हैं उनको सुनाई दे रहा है क्या? यस मैम। सुन रहा है? सुन रहा है मैम। क्लियर की बीच बीच में आवाज नहीं आ रही, ऐसा हो रहा है? क्लियर सुन रहा है मैम। सुन रहा है मैम। फिर उनके पास या तो नेटवर्क इश्यू होगा कुछ है। उनको एक बार बोल देना कि एक बार पढ़ लेंगे ये विसर्ग वाला और ये सब क्लास सूत्र, अगर डाउट हो तो बाद में पूछ लेंगे, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं, कुछ नेटवर्क इश्यू ही होगा। ओके मैम। गंधी युक्त विसर्ग स्थल, पूर्णप गंधी मीन्स ऐसे जैसे सड़ी हुई, जैसी ऐसी अजीब सी स्मेल या बदबू जैसा उसमें सिक्रीशंस होता है, तो ऐसी स्मेल उसमें आएगी कर्दम विसर्ग में। तो ये तीनों के जो लक्षण है वो याद कर लेना। सन्निपातज में सभी के मिले हुए लक्षण होंगे। अभिघातज या छतज जो कि आचार्य सुश्रुत ने माना है, क्या होगा? जो अभिघातज विसर्ग के जो लक्षण होंगे वो वाग्भट और सुश्रुत दोनों ने बताए हैं। इसमें जो बनेगा, व्रण बनेगा या जो सोत होगा वो कुलत के दानों के समान, कुलत दाल होती है उसके जैसा छोटे छोटे जो है व्रण उसमें बनेंगे, ठीक है। जैसे नीचे कोटेशन भी है, विसर्ग को मारुतः कुर्यात् कुलत सदस्य स्फोटे, जो स्फोट बनेंगे वो कुलत के जैसे बनेंगे। स्फोटे सोफह ज्वर रुजा दाह आढ़िम शाव लोहितम, शाव वर्ण के और लोहित वर्ण के होंगे, ज्वर और रुजा और दाह उनमें रहेगा। तो ये इसके
लक्षण हो गए। ठीक है, फिर इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस किससे करना है? कुष्ठ के साथ। तो कुष्ठ और विसर्प में क्या डिफरेंस है वो पूरा तुम्हें देखना है, ये क्वेश्चन आता है। फिर साध्यता असाध्यता, तो 3 जो स्टार्टिंग वाले वात पित्त कफ हैं वो साध्य होंगे, सन्निपातज जो है वो असाध्य होगा, बीच के 3 जो द्वंद्वज वाले हैं अग्नि ग्रंथि क्रदम, इनमें उपद्रव न होने पर ये साध्य है, लेकिन अगर उपद्रव हो गए तो ये असाध्य है। ठीक है, फिर जो मार्ग के बेस पे किया था तो वही मार्ग वाले साध्य हैं, अंतर वाले प्रचुर साध्य और उभय आश्रित विसर्प है वो असाध्य है। ठीक है, पित्तज विसर्प में शरीर अंजनवत प्रश्न होने पर असाध्य है। पित्तज साध्य है, लेकिन अगर शरीर में पूरा ब्लैकिश कलर हो जाए तो वो विसर्प भी असाध्य है। फिर इसके उपद्रव, उपद्रव में ज्वर, अतिसार, वमथु, त्वक माश अवग्रहण, क्लमः, एरोचक अविपाको, विसर्पणाम उपद्रवा, माधव निदान में बताए हैं ये, आचार्य चरक सुश्रुत ने नहीं बताए हैं। तो ये ज्वर, वमन, क्लांति, अविपाक, इन सब का होना, इसके सब उपद्रव हैं, ये याद रख लेना। ठीक है, टाइम हो गया क्या? शीत पित्त 5 मिनट में अभी ये हो जाएगा आगे का। शीत पित्त, उदर्द और कोट तुम्हारे सिलेबस में ओनली शीत पित्त है, आगे निकालो शीत पित्त, उदर्द और कोट। सेंड किया है कि नहीं किया? मैंने किया होगा ना। ऋषभ, आगे का सेंड किया है कि नहीं मैंने? हेलो, किया है मैम। हो गया मैम, हो गया ये। इतना ही है क्या? हाँ है ना। हाँ, ये वाला शेयर करो। शीत पित्त, उदर्द और कोट ये तीनों एक जैसी डिजीज हैं। इसमें जनरली समझा जाए तुम्हें तो जैसे किसी किसी को देखते हो बॉडी पे रेड कलर के, ऐसे बोलते हैं ना, किसी कई बार ऐसा होता है किसी मेडिसिन का एलर्जी हो गया, या कभी ऐसे ही जैसे बहुत ज्यादा गर्मी या बारिश का मौसम होता है तो किसी को ऐसे एलर्जी हो जाएगा, किसी को दही खाने से, किसी को आम बहुत ज्यादा खाने से, ऐसे एलर्जी सा होता है। जिसमें होता क्या है कि रेड कलर के छोटे छोटे जैसे चिट्टी, या फिर ये क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ततैये को क्या बोलते हो तुम? ततैया, ततैया जैसे खा जाता है ना, ऐसे छोटे छोटे चकत्ते से पूरे बॉडी पे होते हैं रेड कलर के, हाँ, जिनमें की इचिंग होती है, बहुत ज्यादा सीवियर कंडू इचिंग होती है, और वो कंडू युक्त जो रेड कलर के चकत्ते होते हैं उनको शीत पित्त, या तुम लोकल में पित्ती उधड़ना भी बोलते होंगे, हमारे उधर बोलते हैं ऐसा कि पित्ती उधड़ गई ऐसा, तो पूरे बॉडी पे ऐसे ये हो जाते हैं। ठीक है, जिसको शीत पित्त या अर्टिकेरिया बोलते हैं। ये एलर्जिक रिएक्शंस हैं। तो शीत पित्त, उदर्द और कोट ये लगभग इनमें सेम ही लक्षण होते हैं, और ये ऐसा मान सकते हैं कि ये क्रमशः एक दूसरे की क्रोनिक स्टेज है, यानी पहले शीत पित्त हुआ, फिर उदर्द हुआ, फिर कोट हुआ। ठीक है, तो जनरली जो शीत पित्त, उदर्द और कोट, इनका वर्णन आचार्य चरक ने, इन्होंने डिटेल में नहीं किया, चरक सुश्रुत ने। माधवकर और भाव प्रकाश में इसका डिटेल में वर्णन मिलता है। और जो उदर्द है उसका कफ के नानात्मज विकार में, नानात्मज विकार जो सूत्र में स्थान में तुमने पढ़े हैं, उसमें कफ के नानात्मज विकार में उदर्द का वर्णन किया है या नाम लिखा है आचार्य चरक ने। ठीक, इनमें डिफरेंस क्या है? शीत पित्त जो है उसमें वायु प्रधान है, शीत पित्त यानी शीतल वायु, शीत पित्त में पित्त है और शीतल वायु का स्पर्श, इससे होता है शीत पित्त। तो शीत पित्त में वायु प्रधान, उदर्द जो है वो कफ प्रधान है, और कोट में रक्त दोष की प्रधानता होती है। ये इनमें डिफरेंस है। ठीक है, फिर इसका जो डेफिनेशन है इसमें थोड़ा और समझते हैं कि शीत पित्त में क्या होगा, स्किन के ऊपर जैसे भंवरे या किसी मच्छर ने, चींटी ने काट लिया हो, ऐसे रक्तवर्णी छोटे छोटे सोथ युक्त व्रण या फिर मंडल, चकतों, इनका बनना शीत पित्त है। ठीक है, पीछे रखो, अभी स्टार्टिंग में निकालो, बस वहीं रखो। उदर्द जो है त्वचा के ऊपर तीव्र कंडू युक्त, तो शीत पित्त में इतना कंडू नहीं बोला है, लेकिन उदर्द जो है
उसमें क्योंकि कफ प्रधान है तो इसमें सीवियर इचिंग होगा, कंडू ज्यादा होगा उदर्द में। कोट में त्वचा के ऊपर कंडू युक्त रक्तवर्णी शोथ का होना कोट है, ठीक है। कोट में भी सेम होगा, बट इसमें इतना ही होगा कि जो डिफरेंस ये है कि इसमें कंडू युक्त और रक्त वर्ण के वो होंगे और उसकी उत्पत्ति अलग है। वो आगे हम देखेंगे कि जो कोट है उसकी उत्पत्ति या उसका निदान में असम्यक वमन से होता है, यानी जो वमन कराया किसी ने उसका सम्यक योग नहीं हुआ, मे भी हीन योग हुआ हो, मे भी मिथ्या योग हुआ हो, तो उससे जो है कफ जो है वो उभड़ जाता है, वो प्रॉपरली बाहर नहीं निकल पाता। तो असम्यक वमन से जो मंडल जिनमें की कंडू होता है इनकी उत्पत्ति होती है वो कोट है, ठीक है। इसका एक छोटा सा कोटेशन है, ये याद रख लेना। शीत मारुत सैंश पश्चात प्रदुष्टो कफ मारुतो दुष्छर्दिते स्फोट कोट कंडू हृत ख अविशुद्धि गुरुगात्रता। ये कोट कंडू उसके लिए है, कोट के लिए, पर कोट का ये रहने देना। फर्स्ट लाइन जो है ये याद कर लेना। शीत और मारुत के स्पर्श से, यानी ठंडी वायु के स्पर्श से दूषित होकर के और कफ और मारुत के कारण ये रोगों की उत्पत्ति होती है, तीनों की। तो निदान हो गया शीतल वायु का स्पर्श, शीत उष्ण का एक साथ प्रभाव और वमन कर्म का अयोग। सामान्य संप्राप्ति में वही होगा कि इन सब जो निदान है दो तीन जो बताए हैं इनका सेवन करने से प्रकोपित वात और कफ, पहले इनमें क्योंकि ये एक स्किन डिजीज ही है तो इसमें पित्त का इन्वॉल्वमेंट तो होगा, लेकिन पहले वात और कफ दोष की सिर्फ 2-4 मिनट और। हाँ लखन सर नहीं ले रहे क्या सर? ठीक है, बस मैं 2 मिनट में छोड़ दूँ। हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना? आ रही है मैम। यस मैम। आ रही है मैम, आ रही है। ठीक है 2 मिनट और रुक जाओ। इन सब निदानों के सेवन से जो वात और कफ है इसका प्रकोप पहले होगा, क्योंकि जो कारण जो है वो वात को बढ़ाने वाला ठंडी मारुत का स्पर्श और जो है छर्दी या वमन कर्म का अयोग, तो इनमें पहले कफ और वात प्रकोपित होंगे, फिर वो पित्त के साथ मिलकर त्वचा और रक्त आदि में जाके जो है सोथ या मंडल की उत्पत्ति करते हैं, जो कि फिर शीत पित्त उदर और कोट नाम किया, ठीक है। इसके पूर्व रूप जो है ये थोड़ा अलग सा है, इसको याद रख लेना। ऊपर वाला कोटेशन, इसमें फर्स्ट कोटेशन शीत मारुत संस्पृशात प्रदुष्टो कफ मारुतो पित्तेन सह संभूये बहिर अंतर विसर्पता है। ये किसके लिए है? संप्राप्ति के लिए, ठीक है। जो ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया है कि शीत मारुत के स्पर्श से मेनली कफ और मारुत वायु जो है पहले दुष्ट होके पित्त के साथ मिलकर बहिर अंतर विसर्पता, बाहर और अंदर फैलते हुए जो कोट मंडल बनाते हैं उसको शीत पित्त उदर कहा है। फिर इसके पूर्व रूप में पिपाशा, अरुचि, हृदलाश, देह शाद, अंग गौरव, रक्त लोचनता तेषाम पूर्व रूप से लक्षण, ठीक है। ये सब इसके पूर्व रूप हो जाएंगे। फिर इनके तीनों के लक्षण आते हैं मेन। तो इसमें ये जो 3 कोटेशन आगे वाले पेज पे, वटी दस्त संस्थानम, ये तीनों हो सके तो याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है शीत पित्त उदर और कोट, या तो डिफरेंस आए या इनका एक का आए, ठीक है। तो जो पहले शीत पित्त है तो वर्टी दस्त संस्थान शोथ संजायते बही, यानी स्किन पर बाहर की ओर जो वर्टी दस्त ततैया ने काट लिया हो ऐसा सोथ उत्पत्ति होता है। स कंडू तोद बहुल छर्दी ज्वर विदाहवान उदर्दम इति तम विद्यात शीत पित्तम तथा अपरे। तो इसको उदर्द कहा है, इसमें कंडू को छर्दी ज्वर होगा, इसको उदर्द कहा है। कुछ लोग इसी को शीत पित्तम तथा अपरे, यानी इसी को कुछ लोग शीत पित्त भी कहते हैं। लेकिन शीत पित्त और उदर्द में डिफरेंस क्या हुआ? वाताधिकम शीत पित्तम, शीत पित्त में जो दोष है वो वात है, वो मेन है, ठीक है। उदर्दस्तु कफाधिकम, उदर्द में कफ दोष है। लक्षण लगभग दोनों के सेम है। उसके अलावा अगर स्पेसिफिक
उदर्द के और लक्षण देखें तो ये वाले हैं। स उत्संगेस, स रागश्च, कंडु विश्च मंडलेह, शेषिरे कफजो व्याधिर उदर्द इति कीर्तितः। स उत्संग यानी उत्संग उठा हुआ शोथ, उत्संग युक्त शोथ की उत्पत्ति, जो बीच में से दबा हुआ हो और किनारों से उठा हुआ ऐसा शोथ होना, कंडू होना, शेषिरे जो कि शिशिर ऋतु में मेनली होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उदर्द में कफ दोष का मेन इन्वॉल्वमेंट है और कफ का प्रकोप शीत ऋतु, शिशिर ऋतु में होता है, इसलिए। ठीक है, फिर कोट क्या है? कोट का नीचे वाला कोटेशन है, असम्यक वमन उदीर्ण पित्त श्लेष्मात निग्रहे मंडलानी स कंडूनी रागवंती बहुनी च उत्कोटः स अनुबंधश्च कोट इति अभिधीयते। ठीक है, तो ये कोट का लक्षण है कि वमन कर्म का अयोग, मिथ्या योग, इनसे पित्त, कफ और अन्न इनका अवरोध हो जाता है, जिसके कारण रक्त वर्णित चकते बनते हैं, जिन्हें कोट कहा है। ठीक है, और उत्कोटः स अनुबंधश्च, क्योंकि जब ये कोट बार बार होता है, रिपीटेडली होता है, तो उसको उत्कोट कहा है। ठीक है, तो ये उत्कोट है। ठीक, फिर इनमें डिफरेंस है, तो डिफरेंस तुम लोग पढ़ लेना, जो मैंने बताया है उसी के बेस पे डिफरेंस इसमें किया हुआ है, ये अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, शीत पित्त जो है ये आपस में आगे की सीवियरिटी है इनकी, शीत पित्त, उदर्द और कोट, इसलिए शीत पित्त सुखसाध्य है, उदर्द कोट कृच्छ्रसाध्य है। ठीक है, ये जो मैंने आज पढ़ाए हैं 2-3 डिजीज होगी, छोटी छोटी हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना सब लोग। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, फिर फिनिश करते हैं। कुछ डाउट हो तो ये पढ़ लेना एक बार, कल पूछ लेना। ठीक, थैंक ओके यू मैम। राकेश इसको स्टॉप कैसे करते हैं रिकॉर्डिंग को? वहीं पे जाके क्या?